डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सैमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ब्राजील के 2 वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात। कृषि अनुसंधान, टिकाऊ खेती, बीज विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का संबोधन। कहा कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर है दबाव। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं, रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। एपिडा ने तमिलनाडु के सलेम से साबूदाने की पहली जीआई टैग खेप भेजी कनाडा। निर्यात से टैपियोका उगाने वाले किसानों को मिलेगी बेहतर कीमत और आय के नए अवसर। मार्च 2023 में उत्पाद को मिला था जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के देवराह गांव में जैविक फूलगोभी की बम्पर पैदावार। कृषि व्यवस्था में आया बदलाव। पीएम किसान योजना से किसानों को मिल रही है आर्थिक मदद। गुजरात के धोरडो गांव में आयोजित रण उत्सव बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। रण उत्सव के कच्छ की अर्थव्यवस्था और कला को मिली नई पहचान। समाचार विस्तार से। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ब्राजील के 2 वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्री कार्लोस फवारो और कृषि विकास एवं पारिवारिक कृषि मंत्री पाउलो टैक्सेरा ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और ब्राजील के बीच कृषि सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान, टिकाऊ खेती, बीज विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। ब्राजील के माननीय कृषि मंत्री जी से और उनकी टीम से यहाँ बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। एक हमारा आईसीआर और समकक्ष जो ब्राजील की संस्था है इम्ब्रापा, वो कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेगा। तो उसके साथ एमओयू करने पर हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है। ब्राज़ील की काफ़ी रुचि है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। माननीय मंत्री जी अभी कल मोदीपुरम और वहाँ प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग देख के भी आए हैं। तो उस क्षेत्र में भी मिलके, क्योंकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित बनाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को और मनुष्य के स्वास्थ्य को, दोनों को बेटर बनाती है। उस पर भी हम लोग साथ मिलकर चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। कई और मुद्दे हैं, जैसे भारत के अनार, लहसुन, अंगूर, किशमिश, इसके निर्यात पे चर्चा चल रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक पौधा प्रतिदिन संकल्प के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के पूसा स्थित एपी शिंदे हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके व्यक्तिगत संकल्प को राष्ट्रीय हरित जन आंदोलन का रूप देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालयों,
KVK और संबंधित संस्थानों के सभी कार्यक्रम अब पौधरोपण से शुरू होंगे। दीक्षांत समारोह में भी विद्यार्थियों को जीवन भर पौधा लगाने का संकल्प दिलाया जाएगा। उन्होंने अपने स्वागत में फूलमाला या स्मृति चिन्ह स्वीकार करने से इनकार करते हुए नई परंपरा की अपील की। जो उनका सम्मान करना चाहें वह पौधे लगाएं और उसकी फोटो भेंट करें। कार्यक्रम में पेड़ बैंक और अंकुर जैसे राष्ट्रीय मंच की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जिसके माध्यम से नागरिक जन्मदिन, वर्षगांठ या अन्य अवसरों पर पौधरोपण के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर कहा कि पूरी दुनिया में फूड सिस्टम पर दबाव है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए खेती सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, ये रोजी रोटी, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जिम्मेदार AI को सेंटर में रखा है। Across the world, food systems are under strain, supply chains are fragile, and global markets are unpredictable. For countries from the global south, agriculture is not merely an economic sector. It is livelihood, social stability, and national security. India understands this very deeply. And under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has placed digital public infrastructure and responsible AI at the center stage of national development. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपिडा ने तमिलनाडु के सलेम से 0.5 मीट्रिक टन GI टैग युक्त सलेम साबूदाने की पहली खेप कनाडा के लिए रवाना कराई। मार्च 2023 में GI टैग मिलने के बाद ये पहला सीधा निर्यात GI अधिकृत संस्थान सैगो सर्व द्वारा किया गया है। सलेम देश के साबूदाना और स्टार्च उद्योग का प्रमुख केंद्र है और तमिलनाडु टैपियोका साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इस पहल से टैपियोका उगाने वाले किसानों को बेहतर कीमत और आय के नए अवसर मिलेंगे। निर्यात बढ़ने के लिए 18 फरवरी 2026 को सलेम में निर्यात केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के देवरा गांव में जैविक फूल गोभी की बम्पर पैदावार ने कृषि परिदृश्य को नई दिशा दी है और इस सफल फसल ने न केवल मिट्टी की उर्वरता को पुनर्जीवित किया है बल्कि स्थानीय किसानों की आय और आजीविका को भी मजबूत बनाया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना से मिलने वाली वित्तीय सहायता ने उन्हें रासायनिक खेती से हटकर टिकाऊ और उच्च मूल्य वाली जैविक खेती अपनाने में अहम मदद दी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस पहल से क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिल रहा है और जम्मू और कश्मीर के अन्य इलाकों के लिए भी ये एक प्रेरक मॉडल बन सकता है। गुजरात का कच्छ इन दिनों रंग, संस्कृति और प्रकृति के अनोखे संगम का गवाह बन रहा है। सफेद मरुस्थल की अद्भुत सुंदरता और कच्छ परंपराओं की जीवंत झलक के साथ रण उत्सव देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। धोरडो गांव में आयोजित ये भव्य उत्सव केवल पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, कला और आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन चुका है। गुजरात के कच्छ जिले में रण उत्सव भारत की जीवंत संस्कृति और सफेद मरुस्थल की अनोखी सुंदरता का भव्य उत्सव है। धोरडो गांव में बसे इस उत्सव का केंद्र है सफेद रण, जो अपनी नमक की चमकती चादर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और सांस्कृतिक माहौल हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। रण उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा के संदेश के साथ इस उत्सव को शुरू किया गया ताकि भूकंप प्रभावित इस क्षेत्र को पर्यटन के माध्यम से नई पहचान और आर्थिक मजबूती मिल सके। आज ये उत्सव कच्छ लोक संगीत, गरबा, दांडिया नृत्य और पारंपरिक हस्तशिल्प का शानदार मंच बन चुका है। रण उत्सव में बसाई गई भव्य टेंट सिटी पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक आतिथ्य का अनूठा अनुभव देती है। पूर्णिमा की रात में चांदी से चमकता सफेद रण इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये उत्सव स्थानीय कारीगरों और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।
रणोत्सव केवल पर्यटन या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की अतिथि देवो भव परंपरा और विविधता में एकता का जीवंत प्रतीक है, जो देश विदेश के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इंडियाज एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें देश भर के 110 स्टार्टअप और गैर लाभकारी संगठनों को शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट इंडिया एआई और कल्पा इम्पैक्ट द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, शहरी आवागमन और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई के उपयोग को रेखांकित किया गया है। यह भारत के प्रभाव आधारित एआई इकोसिस्टम का पहला व्यवस्थित मानचित्रण माना जा रहा है, जो दिखाता है कि भारतीय संस्थापक स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और वैश्विक स्तर पर उपयोगी समाधान विकसित कर रहे हैं। विश्लेषण में सामने आया है कि वॉइस एआई और स्थानीय भाषा आधारित इंटरफेस वंचित और ग्रामीण आबादी तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं और साथ ही मेड इन इंडिया फाउंडेशन मॉडल विकसित करने की दिशा में भी निवेश बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव, एनआईसी के महानिदेशक और इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा है कि ये रिपोर्ट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और निवेशकों के लिए एक उपयोगी संदर्भ दस्तावेज है, जो एआई समाधानों की तकनीकी परिपक्वता और विस्तार क्षमता को दर्शाता है। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात से रबी फसलों की भारी नुकसान हुआ है। कटाई के बाद खेती में सुखाने के लिए रखी गई फसलें भी प्रभावित हुई हैं और ऐसे में किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी फसल प्राकृतिक आपदा से खराब होती है तो बीमित किसान व्यक्तिगत आधार पर क्लेम कर सकते हैं। किसानों को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी अनिवार्य है और इसके लिए टोल फ्री नंबर 144447 पर कॉल किया जा सकता है या कृषि रक्षा पोर्टल pmfby.gov.in पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जा सकती है और इसके अलावा संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी कृषि कार्यालय या बैंक में हानि प्रपत्र भरकर भी दावा किया जा सकता है। राजस्थान कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी इंटीमेशन यानी कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनका तत्काल फील्ड सर्वे शुरू किया जाए। विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर पहुंचकर नुकसान का सही आकलन सुनिश्चित करें ताकि पात्र किसानों को जल्द से जल्द क्लेम राशि का भुगतान किया जा सके। किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार विदेशी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इसमें मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट शामिल हैं। सरकार के मुताबिक स्ट्रॉबेरी एवं ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कम समय में अधिक आय का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही हैं। इन फसलों की बाजार में मांग को देखते हुए सरकार ने इसके योजनाबद्ध विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के अनुसार बिहार के किसानों को इन विदेशी फलों की खेती के लिए भारी वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकारी अनुदान से प्रारंभिक निवेश का बोझ कम होता है, जिससे किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ उच्च मूल्य बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और इन फसलों की खेती से गांव स्तर पर रोपण, तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन एवं विपणन जैसे कार्यों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। महिला किसान एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए नर्सरी प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन, जैम, पल्प आदि के माध्यम से अतिरिक्त आय के रास्ते भी खुल रहे हैं। कटिहार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार की कार्यवाही रिपोर्ट को भी सभी कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, खेल मैदान, पानी की टंकी, पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि हेतु आवंटित भूमि की स्थिति की सख्त समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन विकास कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा एनओसी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास करें।
और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों केरल की मंडियों में काली मिर्च की आवक सीमित बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की एर्नाकुलम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड ऐसी प्रमुख मंडियां हैं जहां काली मिर्च की आवक और बिकवाली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कीमतों की बात करें तो एर्नाकुलम मंडी में काली मिर्च के भाव स्थिर रहे। यहां 18 फरवरी को दाम 80,000 रुपए थे और 19 फरवरी को भी यही भाव बना रहा। वहीं कन्नूर मंडी में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को यहां काली मिर्च 67,000 रुपए पर थी, जबकि गुरुवार को 1,000 रुपए गिरकर 66,000 रुपए पर आ गई। वायनाड मंडी में भी बाजार नरम रहा। यहां 18 फरवरी को भाव 69,000 रुपए था, जो 19 फरवरी को 400 रुपए घटकर 68,600 रुपए हो गया। कासरगोड मंडी में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और 18 और 19 फरवरी दोनों दिन काली मिर्च 66,000 रुपए पर बिकी। हालांकि आवक कम है, लेकिन मांग मजबूती बनी हुई है, इसलिए दाम ज्यादा टूटते नहीं दिख रहे। इसके साथ ही निर्यात के मामले में काली मिर्च में अच्छा इजाफा हुआ है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 में काली मिर्च का निर्यात 17,890 टन था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 20,830 टन तक पहुंच गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में निर्यात में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन दिनों आंध्र प्रदेश में खासकर गुंटूर जैसे बड़े मिर्ची बाजारों में आवक अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है। आवक की तुलना में मांग निर्यात और घरेलू दोनों तरफ मजबूत होने से भाव ऊंचे बने हुए हैं, जिससे आवक पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जिन मंडियों में आवक बढ़ती है वहां कीमतों पर दबाव बन सकता है और जहां आवक कम होती है वहां भाव मजबूत रहते हैं। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश की पलनाडु मंडी में 18 फरवरी के दिन लाल मिर्च की कीमत रही 20,000 रुपए। 19 फरवरी को इसके सौदे 3,000 रुपए गिरकर 17,000 रुपए पर आ गए। हालांकि केरल की पलक्कड़ मंडी में इसके उलट 18 और 19 फरवरी को लाल मिर्च बिना किसी बदलाव के 24,100 रुपए पर बिकी। तमिलनाडु की मदुरै मंडी में इस दौरान लाल मिर्च की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली और यहां लाल मिर्च 19 फरवरी को भी 20,000 रुपए पर बनी रही। वहीं बात तमिलनाडु की ही नमक्कल मंडी की करें तो यहां तेजी दर्ज की गई। बीते बुधवार के दिन यहां लाल मिर्च 14,000 रुपए पर बिकी। आज यानी गुरुवार के दिन इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और मिर्च 14,500 रुपए हो गई। भारतीय मसाला बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का कुल निर्यात 7,15,506 टन दर्ज किया गया है। वहीं पिछले साल यानी 2023-24 में आंकड़ा 6,01,084 टन था। यानी साल 2024-25 में लाल मिर्च के निर्यात में 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिली है। बता दें कि मिर्च देश की अहम मसाला फसलों में से एक है। भारत में इसकी प्रमुख पैदावार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होती है। इन राज्यों से मिलकर देश के कुल मिर्च उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा आता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तटीय कर्नाटक में नारियल और सुपारी की तुड़ाई करें। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार हो चुकी काली मिर्च के गुच्छे की तुड़ाई करें। कर्नाटक में अरहर की कटाई पूरी करें, साथ ही अगेते चने की कटाई करते रहें। यहाँ के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में रबी में बोई गई फसलों की कटाई करें। ये समय कुसुम, रबी ज्वार, चने और अन्य फसलों की कटाई का है। कटाई के बाद फसलों को धूप में सुखाकर गहाई करें। कपास और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। केरल में फरवरी और मार्च के महीने में काली मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सिंचित अदरक की रोपाई के लिए फरवरी का महीना सबसे सही है।
केरल में सूखे मौसम को देखते हुए केले और नारियल के बागानों में पर्याप्त सिंचाई सुनिश्चित करें। तमिलनाडु के किसान मिट्टी में मौजूद आदर्श नमी को देखते हुए साफ मौसम के दौरान धान की कटाई करें। यहाँ धान की कटाई के बाद दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। ऐसे में उड़द और मूंग की बुवाई करना उचित रहेगा। तमिलनाडु में केले के पौधों की रोपाई करने के लिए सही समय है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में इन दिनों कपास की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा में अच्छे से तैयार खेतों में धान की रोपाई करें। धान की नर्सरी और मुख्य खेतों में उपयुक्त जल स्तर बनाए रखें। सरसों की कटाई अधिकतर फलियां पीली पड़ने और बीज सख्त होने के बाद करें। तैयार तिलहनी और दलहनी फसलों में गैर जरूरी सिंचाई से बचें। फूल आने और फल बनने के दौरान फलों के पेड़ों और सब्जियों की फसलों में सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप के सीईओ से बातचीत की। ये स्टार्टअप हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड्स में शानदार काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के आर्थिक मामलों के अपर सचिव जैकब हेलबर्ग मौजूद रहे। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक विकसित करना और महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना है। पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत को हाई क्वालिटी चिप्स बनाने में और मदद मिलेगी। सप्लाई चेन में विविधता आएगी और टेक्नोलॉजी मानक तय करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। और इसके साथ ही सदस्य देशों के साथ सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा क्षेत्र सहयोग बढ़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भले ही भौगोलिक रेखाओं से बटी हो, लेकिन विज्ञान हमारी साझा भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट चीफ ब्रैड स्मिथ ने कहा है कि एआई पर बहस अब मशीन बनाम इंसान की नहीं रही, बल्कि इस बात की है कि विज्ञान और एआई मिलकर मानवता के भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक डिजिटल रिपोजिटरी जारी की गई, जिसका नाम इंडियाज एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप है और इसमें ऐसे 110 स्टार्टअप और गैर लाभकारी संगठनों का विवरण दिया गया है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने एआई की सहायता से जन कल्याण सुनिश्चित करने पर पीएम के नजरिए की तारीफ की। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।